फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है ऑपरेशन रिसर्च एंड इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें कि आपको कोई भी गिवन एलपीपी होती है, यानी कि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको गिवन होती है और वो किस फॉर्म में होती है, प्राइमल फॉर्म में होती है, तो हमें उसका क्या निकालना होता है, डुअल फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि आज की वीडियो में जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें ध्यान रखना कि यदि आपने सिंप्लेक्स मेथड वाला चैप्टर अच्छे से किया हुआ है और साथ ही में जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं कि प्राइमल से डुअल फाइंड आउट कीजिए, वो आपने किया हुआ है, तो दोनों का मिक्सअप ही क्वेश्चन जो है वो आज हम करेंगे। तो यदि आपको वो दोनों चीजें अच्छे से क्लियर है, तभी आपको आज की जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि आज के क्वेश्चंस में ये मान करके चलिए कि पहले तो आपको कोई भी जो भी एलपीपी गिवन होगी उसका क्या निकालना होगा, प्राइमल से डुअल फाइंड आउट करना होगा, और फिर उस डुअल पे आपको वो सभी कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू हम सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल बना करके। तो सभी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको साथ के साथ हर एक चीज में दोबारा से डिफाइन करती चलूंगी, ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है प्राइमल और डुअल के बीच में। अब यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड पे एटलीस्ट 15 डिफरेंसेस जो है लिखाए हुए हैं प्राइमल के और डुअल के बीच में। इन केस एग्जाम टाइम पे आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेता है वैसे तो कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमल एंड डुअल, या फिर डिफाइन प्राइमल एंड डुअल। तो यदि आप अलग अलग डिफाइन करना चाहते हो, अलग अलग कर सकते हो, दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा करके शो करना चाहते हो, ऐसे कर सकते हो। इन केस अगर ये 15 के 15 याद नहीं रहते, 5 से 10 भी आपको आते हैं, तो आप उनको लिख लीजिए, जो आपके माइंड में है आप उनको लिख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करके आना है। जैसे कि इसमें अगर फर्स्ट देखा जाए तो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन z प्राइमल, यानी कि सपोज दैट आपको जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है तो वो क्या होता है, आपका प्राइमल होता है। तो यदि वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में, तो डुअल क्या होता है, उसका अपोजिट, यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है तो जब आप उसका डुअल निकालोगे तो वो किस फॉर्म का होगा, मिनिमाइजेशन फॉर्म का होगा, जिसको मिनिमाइजेशन z से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर d डिनोट्स डुअल। ठीक है। और यदि ये मिनिमाइजेशन फॉर्म का होगा तो डुअल किस फॉर्म का होगा, फिर मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का। इसमें रिक्वायरमेंट वेक्टर होता है, इसमें प्राइस वेक्टर होता है, इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए होती है, इसमें क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स ए होती है उसका ट्रांसपोज होता है। तो इसी तरीके से टोटल 15 के 15 डिफरेंसेस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आपको बता दिया, इनकेस अगर याद नहीं रहते, दिमाग से निकल जाते हैं, तो आप अपने पास से जो भी आप कंडीशंस है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, उसमें हम क्या लेकर के चल रहे हैं, उसमें हम क्या नहीं लेकर के चल रहे हैं। तो आप उनको भी बना बना के लिख सकते हैं। इनकेस अगर आपको लर्न करना है तो इनमें से कोई से भी 10 डिफरेंस याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करके आना। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, उसके लिए कि अगर आ गया तो आप कर दोगे, बाकी इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है, खास नहीं है कि आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड सोल्व इट। यानी कि आपके सामने जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका डुअल फाइंड आउट करना है, हेंस और अदरवाइज राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल, और उसके बाद में आपको प्राइमल का सॉल्यूशन भी निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है वो प्राइमल फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप उसके स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म निकालोगे। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म से क्या निकालोगे, आप डुअल निकालोगे, और उसके बाद में सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू आप क्या करोगे, कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करोगे, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 2x2। हमें क्या पता है कि यदि जो भी प्राइमल है उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस फॉर्म में गिवन हो, आपको मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में गिवन हो, तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनमें कैसा साइन होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, तभी हमारा प्राइमल क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में। या फिर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम फॉर्म में गिवन हो, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टेंट्स को कैसा साइन रखना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, तब हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो देखोगे आप, तो उसमें क्या है आपके पास में, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है दोनों में।
यहाँ पर आपको BIs नहीं देखने की BIs पॉजिटिव है निगेटिव है उनके अकॉर्डिंग आप सोल्व करोगे, नहीं। यहाँ पर कभी ये सोचो कि यहाँ पे जो हमारे पास में BIs है वो कैसे है, निगेटिव फॉर्म में है, तो हमें इनको पॉजिटिव करना होगा, ये नहीं करना। ये हमें कब करना होता है, जब हम सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल बना करके, जब हमें क्या चाहिए होता है, उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। अभी पहले हमें क्या निकालना है, इसका ड्यूअल फाइंड आउट करना है। तो ड्यूअल के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। जो भी गिवन प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे, द गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। और यदि ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है तो हमें तो बनाने की नीड नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें लिखनी होती है इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। सो आप क्या लिखोगे, दी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द प्राइमल इज। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, अब देखो सभी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए बस। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले अगर हम मैक्सिमाइजेशन z के लिए देखें तो मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल्स टू 4 और 2। यहाँ से जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, 4 और 2, और आपके पास में जो वेरिएबल्स है वो क्या है, x1 और x2। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई में लिखी जाती है दोनों टर्म्स। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, सपोज दैट अगर हमने इसको c मान लिया और इसको x मान लिया, तो मैक्सिमाइजेशन z किसके इक्वल हो गया, c इंटू एक्स के, वेयर c की वैल्यू ये होगी और x की वैल्यू ये होगी। अब हमें क्या निकालना है, ये तुम्हारे पास में मैट्रिक्स फॉर्म आ गई, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। सेम किसके लिए निकालोगे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो अगर हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स देखें तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसमें देखो x1 और x2, यहाँ पे भी x1 और x2 है, तो इसका मतलब आपके पास में 2 रो बनेंगे और 2 की कॉलम। तो अगर हम फर्स्ट रो में देखें तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है, -1, x2 का कोफिशिएंट -1, यहाँ से x1 का कोफिशिएंट -1, x2 का कोफिशिएंट 1। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1 और x2। साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल्स टू का। यहाँ पे BIs की वैल्यू क्या है, -3 एंड -2। तो ये किस फॉर्म में हुआ, इसको हम मानेंगे a, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, x की, लेस देन इक्वल्स टू, इसको मानेंगे b। तो अब यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म है ये वाली निकल करके आ गई, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ड्यूअल निकालेंगे। सो नाउ द ड्यूअल ऑफ द प्राइमल इज। अगर हम ड्यूअल में देखें तो ड्यूअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखी हूं इधर की साइड में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर इसमें मैक्सिमम है तो ड्यूअल में क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। सो मिनिमाइजेशन ZD इज इक्वल्स टू, C की जगह क्या आ जाता है, B का कॉम्प्लीमेंट, और X की जगह क्या आ जाता है, Y। इट मीन्स मिनिमाइजेशन ZD किसके इक्वल होगा, B की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये रही, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि अगर ये रो में है, कॉम्प्लीमेंट क्या, ट्रांसपोज, तो यदि ये किसमें है, कॉलम की फॉर्म में है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो -3 एंड -2। y की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, देखो कितनी टर्म्स है आपके पास, 1 और 2। तो इट मीन्स y को भी आपको किन टर्म्स में ले रहा है, y1 और y2 की फॉर्म में। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 की y1 में करोगे तो -3y1 एंड -2y2। ये आ गया हमारे पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ हमें क्या निकालना है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे, यदि ये ax लेस देन इक्वल्स टू b की फॉर्म में है तो ड्यूअल में क्या आएगा, a का ट्रांसपोज, x के प्लेस पे y, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का हो जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, c का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैट्रिक्स A आपके पास में क्या है, ये, तो इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो इसमें जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को कन्वर्ट कर दोगे सेकंड रो में। तो आपके पास में मैट्रिक्स क्या आएगी, -1 -1 1। फिर से यही वाली निकल करके आ जाएगी। y के लिए अगर देखोगे तो क्या आएगा, y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू c का ट्रांसपोज, c की वैल्यू क्या है, ये रही, इसका ट्रांसपोज आप लिखोगे तो किस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में। यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो की सेकंड, फिर से फर्स्ट कॉलम में।
तो -1 की मल्टीप्लाई y1 में करोगे तो माइनस के y1 माइनस y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, -1 की y1 में करोगे माइनस के y1 एंड प्लस के y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, वेयर y1 और y2 जो है ये कैसे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो दिस फाइनल, आप कह सकते हो फाइनली कि जो ड्यूअल होगा गिवन प्रॉब्लम का वो क्या निकल करके आएगा। एक बार पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखिएगा hence the dual of the given problem is, क्या होगा, मिनिमाइजेशन ZD इज इक्वल्स टू -3y1 -2y2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपके पास में क्या आ जाएंगे निकल करके, माइनस के y1 माइनस के y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, -y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि y1 और y2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए, किससे, 0 से। तो अब आप ये कंडीशन लेकर के चलोगे और अकॉर्डिंग टू सिंप्लेक्स मेथड इसको आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहां से आगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, वही सिंप्लेक्स मेथड वाली जितनी भी चीजें हम उसमें अप्लाई करते थे, जो भी चीज देख करके चलते थे वही चीज। सबसे पहले अब ये मान करके चलिए हमारे पास क्या आ गया, फाइनली ड्यूअल निकल करके आ गया। सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आया तो पूरा 10 मार्क्स का आएगा, जिनका भी आएगा, ठीक है। अगर जिनका भी 15 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये मान करके चलिए कि 5 मार्क्स तो आपको इसमें ड्यूअल निकालने के मिलेंगे और 5 मार्क्स मिलेंगे आपको टेबल बना करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की। सेम ऐसे अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7.5 आपको मिलेंगे इसमें ड्यूअल फाइंड आउट करने के और बाकी के 7.5 आपको मिलेंगे इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। तो आपको दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए। इनकेस अगर आधा भी आता है तो देख लेना किस पे मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको सही से आता है उसको ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब ये मान करके चलो ड्यूअल निकल गया कि आपका क्वेश्चन खत्म आधा। अब ये मानना कि क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा कहां से, यहां से, कि ये प्रॉब्लम आपको गिवन है और इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, नाउ सॉल्विंग, आप लिख दीजिएगा नाउ सॉल्विंग दिस विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसा नहीं होना चाहिए, मिनिमाइजेशन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए भाई, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में। अगर मिनिमाइजेशन फॉर्म में तो हम इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, we convert the objective function into maximization form on multiplying by -1 in the objective function। आगे अपने आप से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिखा रही हूं। तो यहां से आपके पास में कंडीशन क्या आएगी भाई, जब यहां पर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा माइनस के ZD, तो ये मिनिमाइजेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन में, इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म माइनस की है तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। लेकिन ये जो माइनस का Z है इसको हम माइनस में नहीं रहने देते, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, Z डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेट, यदि हमने मान लिया कि माइनस के ZD को हम रिप्रेजेंट करें किससे, Z डैश से, तो उस कंडीशन में आपके पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या निकल करके आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन ZD डैश इज इक्वल्स टू 3y1 प्लस 2y2, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें, स्टेप सेकेंड में तो हमें क्या देखना होता है कि सभी BIs जो होने चाहिए वो नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए। देखना सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में जो BIs है वो कैसे है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है। So all the BIs are already
नॉन निगेटिव। अगर ये नॉन निगेटिव ना होते यानी कि पॉजिटिव ना होते, इनमें से कोई सा भी निगेटिव होता तो क्या करते, दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते, जिससे हमारी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम स्टेप थर्ड देखें तो स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो भी इनइक्वालिटीज होती है उनको हम इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन को सिंपल सिंप्लेक्स की हेल्प से सोल्व करना है या फिर बिग एम या टू फेज मेथड की हेल्प से सोल्व करना है। बिग एम मेथड या टू फेज मेथड, दोनों में से कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हो। इनकेस अगर आपके पास में जो वेरिएबल्स हैं वो किस फॉर्म में बने, यानी कि जो भी आपके पास में, जब भी आप कॉन्स्टेंट्स को क्या करोगे, इक्वालिटीज में चेंज करोगे, तो वहां पर जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का अगर यूज करना पड़ रहा है तो आप या तो बिग एम यूज करोगे या टू फेज यूज करोगे। अगर नहीं कर रहे हो आप किसी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज, तो फिर आप सिंपल सिंप्लेक्स की हेल्प से करोगे, है ना। तो ये आपको देख लेना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इनइक्वालिटीज में साइन किसका है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एक बार अगर मैं आपको हल्का सा रिकॉल कराऊं, आपको दो वेरिएबल बताए थे, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। अगर इनइक्वालिटीज में लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इधर वाली जो कोई भी टर्म है वो क्या है, लेस देन है, कम है। तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई टर्म ऐड करते हैं। तो जब हम उसमें नेक्स्ट वेरिएबल ऐड करते हैं तब हमारे पास में हमें कोई जरूरत नहीं होती आर्टिफिशियल वेरिएबल लेने की। लेकिन इन केस अगर हमारे पास में इक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू की है, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो बड़ी है, तब हम क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करते हैं। पहले क्या कर रहे थे, स्लैक वेरिएबल को ऐड कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, सरप्लस वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इधर की साइड से। तो माइनस करेंगे, तो इसलिए हमें फिर अगर कोई टर्म माइनस करें तो उसके साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म बने। क्लियर है। जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, ऐसे जा रही होंगी बातें ऊपर से, पता नहीं क्या बता रही है दीदी, रामायण बंद कर दो इसको, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब कोई भी सरप्लस वेरिएबल सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे y1 और y2 है, इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, y3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के y1 माइनस y2 माइनस के y3 सब्सट्रैक्ट होगा। अब जब ये घट रहा है तो इसमें कोई ना कोई सरप्लस वेरिएबल ऐड भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे कि सपोज दैट सरप्लस वेरिएबल है हमारे पास में y(a1), तो ये इनइक्वालिटी का साइन इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहां से आपके पास में टर्म क्या आएगी, माइनस के y1 प्लस के y2, y3 जो यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे क्या लोगे आप, y4, और इसमें अनदर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करोगे और इज इक्वल्स टू में क्या है, 2 है। क्लियर। वेयर y1 y2 y3 ये सभी कैसे हैं, y(a1) y(a2) सभी कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से आपको क्या देखना है कि इसमें आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है, इसमें 1 है, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1। लेकिन अब हमारे पास में अगर ये कंडीशन आई है तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो हमने अलग से सरप्लस वेरिएबल लिए हैं या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं, ये भी तो इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे। तो हैंस आप क्या कह सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन z डैश इज इक्वल्स टू 3y1 प्लस 2y2। अच्छा ये है जस्ट इसके ऊपर लिख दो, नीचे से तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा इनटू इक्वालिटीज, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रही हूँ मैक्सिमाइजेशन z d डैश। स्टेप थर्ड के बाद में स्टेप फोर्थ में लिख लीजिएगा आप इसको, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल्स टू 3y1 प्लस 2y2, y3 और y4 की कॉस्ट क्या लोगे आप, इसमें 0 लोगे, तो 0y3 प्लस 0y4, और जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं इनकी कॉस्ट क्या लोगे, माइनस के m y(a1) माइनस के m y(a2). अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। सो देखिएगा यहाँ तक हमने अपना फंक्शन बना लिया था, जो भी प्रॉब्लम थी हमारी यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गई थी। अब हमें क्या निकालना है, इसका
इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और उसके बाद में अपने टेबल बना लेंगे। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा कि जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं, हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है और बाकी सभी वेरिएबल्स को हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। जैसे कि अगर इस वाले में देखें तो अगर हम y(a1) जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं वही क्या बना रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1, नेक्स्ट वाले कांस्टेंट जो हमारे पास में इक्वेशन है उसमें 0, यहाँ पर y(a2) का कोफिशिएंट 0, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स कौन से बना रही है, ये दोनों। तो इसके अलावा बाकी सभी को हम क्या लेंगे, 0। तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग y1 इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू y, सभी को अलग अलग मान लीजिएगा कि y1 0, y2 को भी हम 0 मान लेंगे, y3 को भी 0 मानेंगे और y4 को भी 0 मानेंगे। तो उस केस में होगा क्या, यदि ये सभी टर्म्स हमारे पास में 0 हैं तो y(a1) की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, वी गेट y(a1) इज इक्वल्स टू 4, और जब यहाँ पे y1 y2 y4 की वैल्यू 0 होंगी तो y(a2) की वैल्यू क्या आएगी, 2, which is initial basic feasible solution, which is initial basic feasible solution। अब क्या करेंगे हम इसकी हेल्प से सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। सिंप्लेक्स टेबल अगर आप सभी को याद है, सबसे पहले हम बेसिक लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ बेसिक, ऊपर यहाँ पर हमारे पास में CJ की वैल्यू होती है, यहाँ पर हमारे पास XB की वैल्यू होती है। अगर हम बेसिक्स में बात करें तो सबसे पहले एक बात बताइए, चलो हम पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ऊपर से। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें सीजे की, सीजे क्या होता है, जो भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को आप किस लाइन में लिखते हो, सीजे वाली लाइन में लिखते हो। तो सबसे पहले देखिएगा y1 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, फिर y2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, y3 का कोफिशिएंट 0, y4 का कोफिशिएंट, ये यहाँ पे y4 होगा, y4 का कोफिशिएंट भी क्या है, 0 है, y(a1) का कोफिशिएंट -km है, फिर नेक्स्ट का कोफिशिएंट -km है। तो यहाँ पर हमारी टर्म्स जाकर के क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। फिर लास्ट वाला जो रहता है वो किसके लिए रहता है, मिनिमम रेशियो के लिए रहता है। अब सेम ऐसी XB में यहाँ पे बात करें, रो में आप क्या लिखोगे, तो जिनका भी कोफिशिएंट ये है उन टर्म्स को यहाँ पे लिखना है। अब देखो अगर हमारे पास में x होता है तो हम क्या मान करके चलते हैं, कैपिटल Y1 कैपिटल Y2। अब क्योंकि हमारे पास में Y1 Y2 Y3 वाली फॉर्म है तो हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे x1 x2 x3 x4, ये हमारे पास में आर्टिफिशियल के लिए तो इसको A1 मान लेंगे और इसको हम A2 मान लेंगे। बेसिक्स में कौन से लिखने हैं, जिनकी आपने कॉस्ट निकाली है। तो कॉस्ट किन किन की निकाली है, y(a1) की और y(a2) की, यानी कि A1 एंड A2। अगर हम कॉस्ट ऑफ बेसिक्स देखें तो कॉस्ट ऑफ बेसिक क्या होगी आपके पास में, कॉस्ट ऑफ बेसिक यानी कि इनकी जो कॉस्ट होगी किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो क्या है, -km और -km है। XB यानी कि इनकी जो वैल्यूज आपने निकाली है y(a1) की और y(a2) की, वो क्या क्या है, y(a1) की वैल्यू है 4, y(a2) की वैल्यू क्या है, यहाँ से आपके पास में 2 है। इसके लिए अब आपको सोल्व करना है। सेम यहाँ पे देखिए x1 के लिए x1 के कोफिशिएंट्स आएंगे, x1 को हमने ट्रीट किया है किसके लिए, y1 के लिए। तो आपके पास में सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, ये आपके पास में सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ही तो आए थे दोनों। तो y1 का कोफिशिएंट यहाँ पे -1, नेक्स्ट वाले में भी -1, तो -1 -1। x2 के लिए देखिएगा -1, नेक्स्ट में है 1, यहाँ पे y3 का कोफिशिएंट -1, इसमें y3 नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0, यहाँ पर y4 का कोफिशिएंट 0, नेक्स्ट वाले में y4 का कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट 1, नेक्स्ट में 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, A2 के लिए। क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, कंप्लीट टेबल को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या लिया है आपने, ZD' जो कि किसके इक्वल होता है, CB इंटू XB के इक्वल होता है। और फिर हम क्या निकालते हैं, डेल्टा J की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपने वहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो एक बार मैं रफ कर देती हूँ उस चीज को, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम सी बी इंटू एक्स भी देखें तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, माइनस एम की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो माइनस के 4m, माइनस एम की मल्टीप्लाई 2 में करोगे माइनस के 2m, दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 2 कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस के 6m निकल करके आएगा। ये तो किसके लिए आ गया, ZD के लिए आ गया, ZD डैश के लिए। ठीक है, अब डेल जे की वैल्यू निकालेंगे तो एक बात बताइए, डेल्टा जे के लिए आपको फॉर्मूला लिखाया था क्या, CJ माइनस के CB YJ। अब y की जगह हम x लेके चल रहे हैं तो XJ ले लेंगे। क्या होगा, सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो इसके लिए देखना CJ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 माइनस CB इंटू XJ। तो यहाँ पे देखो CB क्या है, ये वैल्यूज, और जब आप फर्स्ट के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ये रहे आपके पास में, तो फर्स्ट पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और टर्म्स होती तो उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होती चली जाती है और सभी टर्म्स को आप क्या कर लेते, ऐड कर लेते। अब यहाँ पे देखो माइनस एम की माइनस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, m मिलेगा, माइनस एम की माइनस 1 में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, m मिलेगा, और वो भी कैसा, प्लस का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 माइनस के 2m। तो फर्स्ट टर्म क्या निकल करके आई, 3 माइनस 2m। नेक्स्ट वाले के लिए देखिए, यहाँ पे CJ की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 माइनस, अब CB यही रहेगा लेकिन XJ की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो माइनस m की माइनस 1 में करोगे क्या आएगा आपके पास में, m, माइनस m की प्लस 1 में करोगे तो क्या आएगा, माइनस m, m माइनस m 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, निकल करके 2 आ जाएगी। सेम ऐसे इस वाले के लिए देखोगे तो CJ की वैल्यू क्या है, 0 में से माइनस करोगे, इस टर्म की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, प्लस के m, ये दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, माइनस के m। फिर नेक्स्ट वाले की करोगे तो 0 में से माइनस करोगे, CB की XJ में करोगे 0, माइनस m की माइनस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के m हो जाएगा, 0 माइनस m माइनस m। सिर्फ आपको कैलकुलेशन ध्यान से करते हुए जाना है। अब यहाँ पे इसके लिए देखो, माइनस के m माइनस CB की इसमें करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस के m, नेक्स्ट टर्म में करोगे तो 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस m, और ये माइनस m, तो यहाँ पे टर्म क्या मिलेगी आपको, 0। सेम ऐसे यहाँ पे माइनस m है, ये टर्म 0, ये आपको मिलेगा माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस m, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि नेक्स्ट टर्म भी क्या आ जाएगी आपके पास में, सोल्व होकर के 0 आ जाएगी। अब इसमें आपको क्या देखना है, मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट देखना है, लेकिन टर्म्स किस फॉर्म में है, m की फॉर्म में है, तो m की वैल्यू 1 पुट करके देख लीजिएगा कि मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। ऐसे देखोगे जब यहाँ पर m गिवन है आपको तो m की वैल्यू क्या पुट करके देखोगे, 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -1 -1 2, यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो 3 - 2 1, तो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, 2 है हमारे पास में, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकमिंग वेक्टर। अब जब ये इनकमिंग वेक्टर है तो मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, हम XB को डिवाइड कर देते हैं जो भी इनकमिंग वेक्टर होता है। तो इनकमिंग वेक्टर कौन सा है हमारे पास में, X2 है, तो XB को डिवाइड कर देंगे हम किससे, X2 से। तो यहाँ पे देखो XB की वैल्यू 4 को डिवाइड करोगे -1 से तो माइनस में आएगी टर्म जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आएगा, 2, जो कि मिनिमम एलिमेंट होगा, तो यही क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर। यहाँ पे देखिए ये इनकमिंग वेक्टर है और ये आउटगोइंग वेक्टर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे मिला आपको, यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा की एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे की एलिमेंट वाली रो में 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर एक तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों तरीकों से जो आउटगोइंग वेक्टर है वो सेम होगा। अगर आप रो में देखोगे तो रो में से क्या है, A2 है, और अगर कॉलम में से देखोगे तो कॉलम में से भी क्या है, A2, यानी कि रो और कॉलम में से A2 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट बनेगी टेबल, नेक्स्ट टेबल में A2 के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, जो इनकमिंग वेक्टर होगा, क्योंकि A2 तो निकल गया, तो A2 के प्लेस पे इनकमिंग वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास में, X2, क्योंकि ये सेकंड रो में है तो सेकंड रो में ही आएगा। फर्स्ट रो में हमारे पास A1 ही रहेगा, इसकी कॉस्ट -m है, X2 की कॉस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास 2 है। क्लियर बात। अब यहाँ से बाकी सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लोगे आप। देखिएगा कैसे, सबसे पहले अगर आप देखोगे इस वाली सेकंड रो में की एलिमेंट क्या है, 1 है, तो कंप्लीट रो को आप 1 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और वो यहाँ पर आपके पास में सेकंड टेबल के लिए आ जाएगी। 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2, -1 को 1 से करोगे तो -1 1 0 -1 0,
A2 हमारा आउटगोइंग वेक्टर है तो ये निकल गया, इसलिए हम इसके लिए सोल्व नहीं करेंगे। अब इससे जस्ट ऊपर वाली जो हमारे पास में रो है उसके लिए सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, हमें देखना है कि हमारे पास में जो क्या है, जहां पर 1 है, 1 के ऊपर क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। तो 1 कहां पर आया, यहाँ पर, तो इसके ऊपर 0 बनाना है, यानी कि ये वाला एलिमेंट हमें 0 चाहिए। अब 0 कैसे बनेगा, इससे पहले वाली टेबल में फर्स्ट रो में देखिएगा क्या है, -1। तो इस रो के एलिमेंट के बीच में और ये जो आपके पास में रो है इसके बीच में आपको ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करना है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या बने, 0। तो -1 में अगर हम ऐड कर दे 1 को तो क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब सपोज दैट अगर ये R1 है, ये R2 है, तो ये R1 डैश और इसको हम R2 डैश मान सकते हैं। तो हमारे पास में R1 डैश की वैल्यू कब आ रही है, यदि हम R1 में ऐड कर रहे हैं R2 डैश को। तो यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस R2 डैश की वैल्यू क्या थी, 1। -1 प्लस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे, इसके लिए आपके पास में R1 की वैल्यू कितनी है, 4, R2 डैश की वैल्यू कितनी है, 2, तो 4 और 2 6। यहाँ पे देखो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, -1 प्लस 0, -1, 0 -1 -1, 1 में 0 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 1। आगे सभी एलिमेंट्स, यहाँ पे आप क्या निकालोगे, ZD डैश की वैल्यू निकालोगे CB इंटू XB की हेल्प से। तो -6m और प्लस 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डेल्टा J। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए निकालोगे, CJ की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस CB इंटू XJ। तो -m की मल्टीप्लाई -2 में करोगे कितना आएगा, +2, 2 की मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2m, +2 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे कितना आएगा, -2। सोल्व कर लीजिए, 3 माइनस 2m माइनस माइनस +2, तो 3 2 5 माइनस 2m। सेम ऐसे नेक्स्ट के लिए देखोगे, 2 में से माइनस कर दोगे, फर्स्ट टर्म की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 की 1 में करोगे 2, तो 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट के लिए देखोगे, 0 में से माइनस करोगे, -m की -1 में करोगे क्या मिलेगा आपको, m, 2 की 0 में करोगे तो नेक्स्ट टर्म 0, तो यहाँ से क्या मिल गया, -m। फिर नेक्स्ट 0 में से माइनस करोगे, -m की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो +m, 2 की -m में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -2। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 -m। नेक्स्ट के लिए देखोगे तो -m में से माइनस कर दोगे, -m की 1 में मल्टीप्लाई करोगे, -m, 2 की 0 में करोगे तो 0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +m और -m क्या आ गया, सोल्व करके 0 आ गया। अब इनमें मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट देखोगे, m के प्लेस पे 1 पुट करके देख लीजिए, 5 - 2 3, ये -1 ये 1, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी 3 है, तो इसका मतलब ये तो क्या होगा, इनकमिंग वेक्टर होगा। यदि ये इनकमिंग वेक्टर है तो मिनिमम रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ पे XB को डिवाइड करोगे आप किससे, इनकमिंग वेक्टर यानी कि X1 से, तो XB डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये भी माइनस में आ गई, 2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये भी आपकी किस में आ गई, माइनस वाली फॉर्म में आ गई। तो यहाँ से अगर आप देखो कि हम कोई भी यहाँ से आउटगोइंग वेक्टर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो एट द एंड आप क्या लिख दोगे, सिंस वी कैन नॉट फाइंड एनी आउटगोइंग वेक्टर, सो देयरफॉर द ड्यूल डज नॉट पजेस एनी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से आप इनिशियल कह रहे हैं कोई भी ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है यहाँ से हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन हमें कब मिलता, जब हमारे पास में दोनों जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है, एक तो ये ना होते और दूसरी चीज कि जितनी भी डेल्टा J की वैल्यूज है वो सभी कैसी होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए थी, यानी कि सभी कैसी होनी चाहिए थी, 0 से कम या फिर 0 के इक्वल होनी चाहिए थी, तभी तो मिलता। अब दोनों में से तो कोई सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए हमें फिजिबल सॉल्यूशन भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस वी कैन नॉट फाइंड द outgoing vector, so therefore the dual does not possess any optimal
बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन केस मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू मिल जाती है, आगे आप सॉल्व करते कंप्लीट ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता, तो वही क्या हो जाता आपका, फिर वहां से फाइनल आंसर हो जाता आपके पास में x1 x2 जिसकी भी वैल्यूज आपको चाहिए थी वो वैल्यूज निकल करके आ जाती। ठीक है, यानी कि आप ये मान कर चलिए बस स्टार्टिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा सेम ऐसे ही जैसे कि हमने सिंपलेक्स मेथड में क्वेश्चंस किए ना, सेम वही क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन होमवर्क से एक बार करके देख लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। एक इसमें चैप्टर है आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस वाला, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को करना है, जिनकी यूनिवर्सिटी में आएगा, आपके सिलेबस में है तो एक बार बता देना, मैं आपको करा दूंगी, अदरवाइज सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बुक में है आपके वो चैप्टर, सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। तो अगर आपको करना है तो मैं करा दूंगी, अदरवाइज आज आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होता है मेरी साइड से। कुछ क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपकी ऑपरेशन रिसर्च वाली बुक से ही, और जिनके पास में बुक है वो अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज आपका सिलेबस ये कंप्लीट होता है ऑपरेशन रिसर्च का। इससे अलग अगर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि दी एक बार इसकी प्रैक्टिस करा दीजिए या फिर ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही ये बता दीजिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उनके ऊपर अब वीडियोस बन जाएगी, या फिर जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे हमारे पास में अदर यूनिवर्सिटीज के, उनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपका रिवीजन होता चले। ठीक है, बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।